दोस्तों आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने इंडिया में अपने इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करी है और चांसेस है कि ये फ्यूचर में भी इसी तरह और भी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करते रहेगा। और दोस्तों ये एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस होने वाला है क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि हमें स्टॉक की टिप्स बहुत मिल जाती है लेकिन कभी कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है कि हम बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करें जहां हम कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न कमा सके। तो इसीलिए ये एक वीडियो से आपकी स्टॉक मार्केट की नॉलेज तो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, लेकिन इसके साथ में आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि आपको कैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और उसका एनालिसिस कैसे करना चाहिए। और आपको ये भी पता चलेगा कि लोग स्टॉक मार्केट से एक्चुअली में वेल्थ क्रिएट करते कैसे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये एक स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो दोस्तों जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ ये कंपनी का IPO 1982 में आया था और तब से लेकर अभी तक ये कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का पैसा 24,000 टाइम्स इंक्रीज किया है, यानी 24 लाख % रिटर्न दिया है। मतलब इस कंपनी में सिर्फ 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 2.4 करोड़ का होता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार वो टाइम पे 1,000 रुपया सेव करना बहुत बड़ी बात होती थी। तो इसका आंसर मैं पहले दे देता हूँ, वरना बहुत सारे लोग ऐसे एक्सक्यूज दे के कुछ एक्शन लेते नहीं है। तो यहाँ पे हम महंगाई को भी काउंट कर लेते हैं। पिछले 40 सालों में इंडिया का इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 7.7% के रेट से इंक्रीज हुआ है। तो इस रेट से 1,000 रुपीज की वैल्यू आज के हिसाब से ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज की होती है। तो ये 20,000 रुपीज आज की तारीख में एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इतना अमाउंट हर मिडिल क्लास इंसान एक महीने में कमा सकता है और सेव कर सकता है। और दोस्तों 1980 में एक तोला सोने का भाव ऑलमोस्ट 1.6 थाउजेंड रुपीज का था और आज एक तोला सोना ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज का है। तो महंगाई पिछले 40 सालों में 20 गुना बढ़ी है, गोल्ड 30 गुना बढ़ा है और ये स्टॉक 24,000 गुना बढ़ा है। तो ये स्टॉक ने इन्फ्लेशन को मात देते हुए हमें 20% का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स। आप में से बहुत लोगों ने इस कंपनी का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास इंडिया में 5,000 से भी ज्यादा स्टॉक्स है तो बहुत ही कम लोगों ने किसी एक स्टॉक पे इतना डिटेल में स्टडी किया होगा। लेकिन आज हम इसको काफी डिटेल में समझेंगे क्योंकि इस कंपनी की सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर हम इसका IPO से लेकर अभी तक का कंपाउंडेड रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 29% का होता है। और ये परफॉर्मेंस इतना कंसिस्टेंट रहा है कि कोई भी 10 साल के पीरियड में ये कंपनी ने ऑलमोस्ट यही 25 से 30% का रिटर्न दिया है। तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी कभी अच्छा परफॉर्म करती है तो कभी खराब परफॉर्म करती है, ये हमेशा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती आ रही है। अब अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं समझ रहा तो मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ। 15% के कंपाउंडेड रेट से आपका पैसा ऑलमोस्ट 5 साल में डबल होता है और 26% के रेट से आपका पैसा हर 3 साल में डबल होता है। तो ये 26% बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है क्योंकि इस हिसाब से 10 साल में आपका पैसा 10 गुना ग्रो होता है और उसके 10 साल बाद पावर ऑफ कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाता है। स्टॉक के एनालिसिस से पहले आप लोगों को मैं ये मैजिक एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं टिकर टेप यूज करूंगा जिससे हमारा एनालिसिस और कंपैरिजन एकदम फास्ट और इजी हो जाएगा। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको स्टॉक्स खरीदने के लिए एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है तो मेरा अकाउंट अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग के साथ है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो 2002 में इसका शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 30 रुपीज का था और अगले 10 साल में यानी 2011 में ये 10 गुना ऊपर गया। मतलब इसके शेयर की वैल्यू 300 के आसपास थी और अभी 2021 में इसकी वैल्यू 3,000 के ऊपर है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपने इस स्टॉक में 2002 में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो 10 साल बाद यानी 2011 में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 लाख की होती और फिर उसके 10 साल बाद यानी आज 2021 में आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 गुना और इंक्रीज होती, मतलब 10 लाख से 10 गुना यानी 1 करोड़ की। और इसीलिए इस कंपनी के शेयर्स को जिन लोगों ने सबसे ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करके रखा था, मतलब इसके प्रमोटर्स और मैनेजर्स, वो फिलहाल डॉलर बिलियनर्स है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कंपनी ऐसा करती क्या है जिससे ये कंटिन्यूसली अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्रिएट करती आ रही है। ना ये एप्पल जैसा महंगा आईफोन बेच रही है, ना ये टेस्ला जैसा कोई नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, ये तो सिर्फ एक पेंट कंपनी है। तो दोस्तों जब भी आपको कोई कंपनी के बारे में एकदम डिटेल में समझना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है उसकी एनुअल रिपोर्ट को रीड करना या उसके रिलेटेड कोई बुक रीड करना। तो सौरभ मुखर्जी जो एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, उन्होंने इस कंपनी के बारे में काफी डिटेल में इस बुक में लिखा है। तो ये कंपनी का बिजनेस काफी सिंपल है। ये कुछ रॉ मटेरियल खरीद के अपनी फैक्ट्री में पेंट प्रोड्यूस करती है और उसे ब्रांडेड बॉक्स में सेल करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, लेकिन फिर भी ये कंपनी पिछले 50 सालों से इंडस्ट्री की लीडर है। मतलब सबसे ज्यादा पेंट्स लोग इन्हीं की कंपनी का खरीदते हैं और चांसेस है कि ये काफी सालों तक ऐसी मोनोपोली मेंटेन रखेगी। अब आप मुझसे पूछोगे कि ऐसा क्यों, तो इसको समझने के लिए हमें 50 साल पीछे जाना होगा। तो 1970 तक पेंट एक नॉर्मल FMCG प्रोडक्ट की तरह सेल होता था। अब FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जहाँ जो भी गुड्स होते हैं उनका हर हफ्ते में एक बार स्टॉक रिफिल होता है और फैक्ट्री से नया स्टॉक आता है, जैसे बिस्किट, सोप, शैम्पू।
मतलब पहले इनका टीवी पे ऐड दिखाया जाता है ताकि लोग उनका डिमांड कर सके, फिर कंपनी उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करके होलसेलर तक पहुंचाएगी। जैसे पूरे मुंबई में एक होलसेलर होगा जो उस सिटी के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करेगा। फिर वो आदमी जो मान लो मुंबई का एक एरिया अंधेरी से होगा, वो उसे डीलर्स तक पहुंचाएगा जिसकी दुकान हर लोकल एरिया में होगी। जैसे अंधेरी के चकाला में एक डीलर होगा जहां से नॉर्मल लोग उसे खरीद सकेंगे। तो ये जो बीच के मिडिल मैन है ये ऑलमोस्ट 20 से 40% का प्रॉफिट लेते हैं। तो चंपकलाल चौकसी जो उस टाइम पे एशियन पेंट के सीईओ थे, उन्होंने वो टाइम पे एक जीनियस स्ट्रेटेजी यूज करी। वो ये कि उन्होंने ये बीच के सारे लोगों को हटा दिया कि इनके प्रोडक्ट्स फैक्ट्री से डायरेक्टली हर एक डीलर तक पहुंचेंगे। अब ये चीज डीलर और कंपनी दोनों के लिए थोड़ी डिफिकल्ट थी, क्योंकि जब फैक्ट्री से एक बार माल आता है तो वो बहुत सारी क्वांटिटी में आता है, तो उसे स्टोर करने के लिए उतनी बड़ी जगह चाहिए होती है जो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैंडल करते हैं। डीलर्स को तो सिर्फ थोड़ा सा स्टॉक चाहिए होता है जो वो एक हफ्ते तक सेल कर सके। तो चौकसी जी ने डीलर से कहा कि आप लोगों को मैं हर 3 घंटे में नया स्टॉक लाके दूंगा, मतलब रोज दिन की 4 डिलीवरी होगी। तो ये चीज उन डीलर्स के लिए गुड न्यूज थी, क्योंकि उनको ज्यादा स्टॉक स्टोर करना नहीं पड़ेगा। तो मुंबई के लोग वो टाइम पे कहने लगे कि आपके पास पूरे इंडिया में 40,000 डीलर्स है और मुंबई में इतनी ट्रैफिक होती है कि आप दिन की एक डिलीवरी भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको दिन में 4 बार डिलीवरी करनी है तो आपको एक दिन में 1.6 लाख डिलीवरी करनी होगी। तो वो टाइम पे ये एक बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क लग रहा था। लेकिन यहाँ पे चौकसी जी 20 साल आगे का सोच रहे थे। ये उनका एक ऐसा प्लान था जिससे वो हमेशा कंपटीशन से आगे रह सकेंगे, क्योंकि आज 50 साल हो गए और उसके बाद भी जितनी आसानी से ये कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है और मार्केट में अपनी लीडरशिप मेंटेन करती है, इनके कॉम्पिटिटर्स इनसे डबल या 4 गुना मेहनत करने के बाद भी इनके आसपास भी पहुंच नहीं सकते। तो आप मुझसे पूछोगे कि ये कंपनी के पास ऐसा कौन सा पावर है। तो दोस्तों, एशियन पेंट्स पूरे इंडिया की हिस्ट्री की इकलौती ऐसी कंपनी है जो एमआरपी का 97% रेवेन्यू अपने पास रखती है, वरना बाकी सारी कंपनीज फिर चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो 30 से 40% इन मिडलमैन लोगों को देती है। और यही वजह से ये कंपनी अपने डायरेक्ट डीलर्स को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन देना अफोर्ड कर पाती है, ताकि वो इनके ही प्रोडक्ट्स को हमेशा सेल करेंगे। जैसे आज हम भले ही जनरल स्टोर में एक बिस्लरी की बोतल मांगते हैं, लेकिन वो दुकानदार आपको कोई ना कोई दूसरे ब्रांड की बोतल देगा। इसका सिंपल रीजन ये है कि बिस्लरी इन डीलर्स को एक छोटा सा मार्जिन देती है जो यूजुअली 5% का होता है। मतलब 20 रुपीज की बोतल में सिर्फ 1 रुपये का प्रॉफिट इनको मिलता है। लेकिन दूसरी अनब्रांडेड कंपनीज इन डीलर्स को 20 रुपीज की बोतल में 5-6 रुपये का प्रॉफिट देती है, क्योंकि पानी को फिल्टर करके उसे पैक करने का कॉस्ट काफी कम होता है। लेकिन पेंट इंडस्ट्री में आपको एक्चुअली में एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लोगों को देना होता है, और वो भी अच्छे प्राइस पे, क्योंकि लोग अपने घरों में उसे यूज करते हैं। तो हम इंडियंस को अच्छी क्वालिटी भी चाहिए और सस्ते प्राइस पे भी चाहिए। तो ज्यादा प्रॉफिट की वजह से अल्टीमेटली वो डीलर्स भी कस्टमर्स को एशियन पेंट्स के ही प्रोडक्ट सेल करते हैं। और इसीलिए आज 50 साल के बाद भी हम इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन दूसरी कंपनी से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो एशियन पेंट्स का मार्जिन सबसे ज्यादा है और इनका कैश फ्लो मार्जिन भी सबसे अच्छा है। अब दोस्तों, मान लेते हैं कि कोई दूसरी न्यू कंपनी जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जैसे रिलायंस या टाटा, इनसे कम्पीट करने के लिए सेम इनकी स्ट्रेटेजी कॉपी करती है। वो भी फैक्ट्री से पेंट प्रोड्यूस करके डायरेक्ट डीलर को सेल करेगी और उनको अच्छा मार्जिन देगी। तो दोस्तों, ये न्यू कंपनीज को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि वो एक दिन में 4 बार डिलीवरी करेगी कैसे। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि एशियन पेंट अपनी डिलीवरी कैसे करवाती है, तो इसका आंसर है टेक्नोलॉजी। 1970 में चौकसी जी ने 8 करोड़ रुपया स्पेंड किया था एक सुपर कंप्यूटर खरीदने के लिए, जो इंडियन स्पेस रिसर्च यानी इसरो और आईआईटी से भी 10 साल पहले था। मतलब इंडिया में जिस कंपनी ने सबसे पहला कंप्यूटर यूज किया था वो यही कंपनी थी, एशियन पेंट्स। और वो कंप्यूटर को उन्होंने पेरोल और एम्प्लॉय के रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं रखा था, ये डिमांड फोरकास्टिंग के लिए लिया गया था। इसको हम डेटा साइंस कहते हैं, क्योंकि जब एशियन पेंट की डिलीवरी वैन उनकी फैक्ट्री से किसी एरिया के लिए निकलती है तो वो एडवांस कुछ दिनों का स्टॉक लेके निकलती है। और ये कंपनी इतना एक्यूरेट फोरकास्टिंग इसीलिए कर पाती है क्योंकि ये इतने सालों से बिजनेस करती आ रही है। तो इनके पास इतना सारा डेटा जमा है जिससे वो 98% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर सकती है कि अगले साल अंधेरी की चकाला में अगस्त के महीने में कौन सा कलर और कौन सी क्वांटिटी का और कौन सी टाइप का पेंट ज्यादा बिकेगा। जैसे अगर अगले महीने कोई फेस्टिवल आने वाला है जिसमें लोग कोई स्पेशल टाइप का कलर डिमांड करते, तो वो डिलीवरी वैन पहले ही उसे कैरी कर लेगी और टाइम पे डीलर को लाके सप्लाई करेगी। तो ये डेटा और ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी न्यू कंपनी जो इनके कॉम्पिटिटर होंगे उनके पास होगा ही नहीं, क्योंकि एशियन पेंट ने पिछले 50 सालों से इन डीलर्स के साथ बिजनेस कर करके जमा किया है। तो इनके कॉम्पिटिटर्स को वही पुराना सप्लाई चेन यूज करना पड़ेगा ताकि उनका स्टॉक डीलर्स के पास रहे और उनके कस्टमर्स खाली हाथ ना जाए। तो इससे अल्टीमेटली इनके कॉम्पिटिटर्स खुद ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे और ना ही अपनी सप्लाई चेन वालों को ज्यादा दे पाएंगे। और अगर वो ऐसा करते तो उनको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और फिर वो एक सस्ता और काम चलाओ ब्रांड बन जाएगा।
तो दोस्तों इसको हम कहते हैं हाई बैरियर्स टू एंट्री, या वॉरेन बफे की लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग मोट। क्योंकि कंपनी ने अपने पूरे प्रोसेस को इतना इफिशिएंट बना दिया है कि इनके कॉम्पिटिटर्स कहीं से एंट्री कर सकते ही नहीं है। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टिंग के 4 फिल्टर इस कंपनी में अप्लाई करते और ये समझने की कोशिश करते कि ये इन्वेस्टमेंट कैसा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग फिल्टर वॉरेन बफे का रूल नंबर 1 अप्लाई करते जो है डोंट लूज मनी। तो मेजॉरिटी कंपनीज कुछ गिने चुने रीजंस की वजह से बंद होती है। इनमें सबसे कॉमन रीजन होता है जब कंपनी ज्यादा लोन लेती है, मतलब जब उनका हाई डेट टू इक्विटी रेशियो होता है। तो यहाँ पे इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कंट्रोल में है और इनके शॉर्ट टर्म लोन्स भी कंट्रोल में है, जो हम यहाँ देख सकते हैं। क्वालिटी चेक्स और ग्रोथ स्कोर के लिए भी ये कंपनी के लिए ग्रीन इंडिकेटर है और इनके लिए कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। और फिर दोस्तों कंपनी के बंद होने का दूसरा रीजन ये होता है कि कोई कंपटीशन अचानक से एंटर कर लेता है, जैसे टेलीकॉम में जियो ने अचानक से एंट्री की थी। तो ये उन सेक्टर की कंपनीज में होता है जिनके पास कोई स्ट्रॉन्ग मोड नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसका 50 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो ये कंपनी ने कंटिन्यूसली हर 10 साल के पीरियड में अपना रेवेन्यू 10% के रेट से ग्रो किया है। और अगर हम इनके पिछले 10 साल का इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखेगी। पिछले 9 साल में इनका सेल्स 10,000 करोड़ से 22,000 करोड़ में ग्रो हुआ और कोविड की वजह से भी इनके सेल्स को कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। और इसीलिए जहां एक तरफ वो टाइम पे लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड्स पे करके रिवॉर्ड कर रही थी। जैसा कि आप देख सकते हो 2018 में इन्होंने 8.7 का डिविडेंड्स पे किया, फिर 2019 में 10.5 रुपीज, फिर 2020 में 12 रुपीज और फिर 2021 में 17 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड पे किया। तो आप लोगों से मैं पूछता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है कितने चांसेस है कि इस स्टॉक में आपका पैसा पूरा डूब सकता है? आपको अडानी ग्रीन, येस बैंक, जोमेटो या एशियन पेंट, इनमें से कौन सी कंपनी में आपका पैसा ज्यादा सेफ लग रहा है? ये चीज आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, क्योंकि अगर कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है तो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा के उससे वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएगी। तो इसको चेक करने का सबसे शॉर्टकट तरीका है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को चेक करना, जैसे ROE और ROCE। तो यहाँ पे ये दोनों रेशियो कंपनी का बेस्ट है। और दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब कंपनी बड़ी होती है तो उन्हें ये रेशियो को मेंटेन करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो एशियन पेंट ऑलरेडी सबसे बड़ी कंपनी है और फिर भी उनका रेशियो सबसे बेस्ट है। तो इससे आपको इनकी मैनेजमेंट की क्वालिटी का अंदाजा मिल गया होगा कि ये अपने पैसों को कैसे मैनेज कर रही है। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप इनकी एनुअल रिपोर्ट्स को रीड कर सकते हो। फिर तीसरा क्वेश्चन ये है कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ के चांसेस कितने हैं? तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि पेंट इंडस्ट्री एक साइक्लिकल स्टॉक माना जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये सिर्फ तभी अच्छा परफॉर्म करते हैं जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन फिर भी हमने इस कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस में ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी। हम सबको पता है कि हमारी गवर्नमेंट काफी स्पेंड कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सबको घर दिलाने के लिए, और अभी इंटरेस्ट रेट्स भी सबसे कम है। तो अगर लोग फ्यूचर में ज्यादा स्पेंड करेंगे और आने वाले 10-15 साल में इकोनॉमी ग्रो होगी, फिर भले ही लोग रेंट पे रहे या खुद का कर ले, लोग उसमें पेंट तो जरूर करेंगे। और भले फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कार चले या पेट्रोल की कार चले, उस कार को पेंट की तो जरूरत लगेगी। और फिर फाइनल क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्टॉक फिलहाल ओवर वैल्यूड है? तो यहाँ पे हम इसका पूरा इंट्रिंसिक वैल्यूएशन नहीं कर सकते क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि जो कंपनी अच्छे रेट से ग्रो हो सकती है तो वहां पे उसकी इंट्रिंसिक ग्रोथ मैटर करती है, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन थोड़ा कम मैटर करता है। इस चीज को मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट तरीके से समझाता हूँ। 2001 में इस कंपनी का शेयर प्राइस 15 से 20 रुपए के आसपास था और तभी इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 30s में था। तो इमेजिन करो कि आपने इस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए डबल प्राइस पे किया, मतलब आपने इसे 60 के PE पे खरीदा, तो आपने इसके लिए 18 रुपए की जगह पे 36 रुपीज पर शेयर पे किया, तो भी आपका इन्वेस्टमेंट 24% के रेट से ग्रो होता है। तो अगर आप इस कंपनी का PE रेशियो कंपेयर करोगे दूसरी कंपनी से या फिर कोई बिजनेस स्कूल के फॉर्मूले से इसका वैल्यूएशन करोगे तो आप जिंदगी भर इसे ट्रैक करते रह जाओगे। ये मार्केट क्रैश के बीच भी 60 के PE पे रहेगा और आप कभी इसमें इन्वेस्ट कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए फाइनली मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि स्टॉक मार्केट में आप कितना जल्दी पैसा कमाते हो वो मैटर नहीं करता है। बहुत सारे लोग एक ही दिन में लाखों रुपए कमा लेते, ट्रेडिंग करके शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट भी कमा लेते, लेकिन फिर उसके बाद वो या तो मार्केट में वापस लॉस ले लेते या फिर दूसरे हॉट स्टॉक का वेट करते, और इसीलिए लोग ज्यादा वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते। क्योंकि मैटर ये करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने ज्यादा टाइम तक अच्छे रेट से ग्रो हो सकता है। बस प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते तो लोग इतना लॉन्ग टर्म सोच नहीं पाते। लोग गोल्ड, रियल एस्टेट और PPF को लेके लॉन्ग टर्म सोच लेते, लेकिन स्टॉक मार्केट में वही लोग ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते जिसमें उन्हें 21 दिन में या कुछ ही महीनों में पैसा डबल होकर मिल जाना चाहिए। और इसीलिए वो लोग हर हफ्ते या हर रोज कोई नई स्टॉक की टिप्स चाहते ताकि जल्दी से कुछ हो जाए। लेकिन आपकी वेल्थ स्टॉक टिप से नहीं क्रिएट होगी, आपकी वेल्थ क्रिएट होगी कंपाउंडिंग से।
क्योंकि स्टॉक की टिप्स हर जगह मिलती है, लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए कॉन्फिडेंस और पेशेंस आपको कहीं नहीं मिलता है। और ये दोनों आपको तब मिलता है जब आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे वैल्यूबल वीडियोस लाता रहूंगा। स्टॉक को एनालाइज करने के लिए टिकर टेप का लिंक और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने खास लोगों के साथ शेयर करो और उनको भी एजुकेट करो, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट मतलब गैम्बलिंग, लेकिन असलियत में ये बिजनेस खरीदने का मार्केट होता है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।